रानीपुर जिले की सड़कों पर आज आतंक का दूसरा नाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विक्रम सिंह था। उनकी गाड़ियों का काफिला, जिसमें नीली और लाल बत्तियां चमक रही थीं, धूल उड़ाते हुए मुख्य बाजार की तरफ बढ़ रहा था। सायरन की तेज आवाज ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया था, जिससे लोग अपनी दुकानें बंद करके इधर उधर भाग रहे थे। आज शहर के सबसे सख्त डीएम साहब खुद अतिक्रमण हटाओ अभियान का निरीक्षण करने निकले थे, जो अवैध कब्जा करने वालों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। हवा में डर और धूल की गंध घुली हुई थी, जो आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। विक्रम की आंखों में आज वही पुरानी ठंडक थी, जो किसी भी अपराधी के हौसले तोड़ने के लिए काफी थी, और उनका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। गाड़ी के अंदर का माहौल बिल्कुल शांत था, जो बाहर के शोर से बिल्कुल विपरीत लग रहा था। विक्रम सिंह अपनी सीट पर किसी पत्थर की मूर्ति की तरह बैठे थे। उनका ध्यान बाहर की भीड़ पर था, लेकिन मन कहीं और ही भटक रहा था। 3 साल हो चुके थे, लेकिन वो दर्द आज भी उतना ही ताजा था जितना उस मनहूस दिन था जब उन्होंने अपनी पत्नी को खोया था। लोग उन्हें पत्थर दिल डीएम कहते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस पत्थर के पीछे एक ऐसा जख्मी दिल धड़क रहा है, जो हर पल अपनी खोई हुई दुनिया को ढूंढता रहता है। आज का दिन भी उनके लिए बस एक और कर्तव्य था, जिसे वो पूरा करने निकले थे। बिना किसी जज्बात के अपनी सरकारी फाइल को गोद में रखे हुए, बाजार के बीचों बीच जहां अतिक्रमण सबसे ज्यादा था, वहां पुलिस और नगर निगम की टीम कहर बरपा रही थी। बुलडोजर के चलने की आवाज और लोगों की चीख पुकार एक साथ मिल रही थी। इंस्पेक्टर पांडे, जो अपनी क्रूरता और भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता था, आज डीएम साहब को खुश करने के लिए जरूरत से ज्यादा सख्ती दिखा रहा था। वह एक छोटी सी दुकान के सामने खड़ा था, जो असल में एक ठेला था, जिस पर चावल और राजमा की देग रखी हुई थी। उस ठेले के पीछे एक दुबली पतली औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा एक पुराने दुपट्टे से ढका हुआ था। वह हाथ जोड़कर इंस्पेक्टर के सामने गिड़गिड़ा रही थी, अपनी रोजी रोटी बचाने की भीख मांग रही थी, लेकिन इंस्पेक्टर की आंखों में दया की कोई जगह नहीं थी। इंस्पेक्टर पांडे ने जोर से हंसते हुए उस औरत के ठेले पर लात मारी, जिससे गर्म राजमा का बर्तन जमीन पर गिर गया। मैंने कहा था ना कि यहां से हट जाओ। क्या तुम्हें सरकारी आदेश सुनाई नहीं देता? वह चिल्लाया और अपनी लाठी हवा में लहराई। वह औरत घबराकर पीछे हटी, लेकिन भीड़ के कारण गिर पड़ी। उसका दुपट्टा उसके चेहरे से सरक गया, जिससे उसकी घबराई हुई आंखें और माथे पर एक गहरा पुराना निशान दिखाई देने लगा। वह रो रही थी, लेकिन उसकी आवाज बुलडोजर के शोर में दब गई थी। उसके हाथ, जो कभी मखमल जैसे कोमल हुआ करते थे, अब मेहनत और आग की तपिश से जलकर सख्त हो चुके थे। वह अपनी बिखरी हुई दाल को समेटने की कोशिश कर रही थी, जो अब धूल में मिल चुकी थी। ठीक उसी पल विक्रम सिंह की गाड़ी उस जगह से गुजर रही थी, और उसकी नजर खिड़की से बाहर पड़ी। जैसे ही उसकी नजर उस गिरी हुई औरत पर पड़ी, उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। वह चेहरा भले ही धूल और आंसुओं से सना था, लेकिन विक्रम उसे हजारों की भीड़ में भी पहचान सकता था। वह निशान उसके माथे पर, जो 3 साल पहले एक दुर्घटना में आया था, उसे विक्रम कभी नहीं भूल सकता था। विक्रम के हाथों से फाइल छूटकर नीचे गिर गई और उसका दिमाग सुन्न हो गया। क्या यह संभव था? क्या उसकी प्रिया, जिसे वह मरा हुआ मान चुका था, उसके सामने जिंदा थी, या यह उसकी तड़प का कोई वहम था जो उसे पागल बना रहा था? विक्रम ने बिना एक पल गंवाए ड्राइवर को चिल्लाकर गाड़ी रोकने का आदेश दिया। रोको, गाड़ी रोको, अभी। उसकी आवाज में इतना गुस्सा और घबराहट थी कि ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगा दिए, जिससे पीछे आ रही गाड़ियों का पूरा काफिला एक झटके में रुक गया। सुरक्षाकर्मी कुछ समझ पाते उससे पहले ही विक्रम अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर कूद पड़ा। वह अपनी डीएम की गरिमा, प्रोटोकॉल और सुरक्षा सब कुछ भूलकर उस भीड़ की तरफ भागा। उसकी आंखों में अब ठंडक नहीं,
बल्कि एक अजीब सा पागलपन था। पुलिस वाले हैरान होकर देख रहे थे कि उनका साहब जो कभी अपनी सीट से नहीं हिलता था, आज पागलों की तरह सड़क पर क्यों दौड़ रहा है। उधर इंस्पेक्टर पांडे ने उस औरत को बालों से पकड़कर उठाने की कोशिश की, उसे गिरफ्तार करने के लिए। चल थाने, वहां तेरी हेकड़ी निकालूंगा, वह गुर्राया। लेकिन इससे पहले कि वह उसे घसीट पाता, एक लोहे की तरह मजबूत हाथ ने इंस्पेक्टर की कलाई पकड़ ली। इंस्पेक्टर ने गुस्से में पलटकर देखा, लेकिन सामने का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। सामने साक्षात यमराज की तरह डीएम विक्रम सिंह खड़े थे। उनकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। विक्रम ने इंस्पेक्टर का हाथ इतनी जोर से मरोड़ा कि उसके हाथ से लाठी छूट गई और वह दर्द से चीख पड़ा। विक्रम ने उसे एक झटके में दूर फेंक दिया, जैसे वह कोई कीड़ा हो, और इंस्पेक्टर धूल चाटता हुआ जमीन पर जा गिरा। भीड़ में अचानक सन्नाटा छा गया, मानो किसी ने समय को रोक दिया हो। सब लोग सांस रोके उस दृश्य को देख रहे थे। विक्रम धीरे से उस औरत की तरफ झुका जो अभी भी डर के मारे कांप रही थी और अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी। प्रिया, विक्रम ने कांपती हुई आवाज में पुकारा। वह औरत रुक गई, धीरे से ऊपर देखा। उनकी नजरें मिलीं और 3 साल का फासला एक पल में मिट गया। प्रिया की आंखों में पहचान, दर्द और शर्मिंदगी के भाव एक साथ उमड़ आए। वह उठकर भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैरों में जान नहीं थी। विक्रम उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया, अपनी महंगी पैंट की परवाह किए बिना जो कीचड़ और दाल से सन रही थी। तुम जिंदा हो, विक्रम के होंठ फड़फड़ाए और उसकी सख्त आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। वह अब डीएम नहीं था, वह बस एक पति था जिसे उसकी खोई हुई दुनिया वापस मिल गई थी। प्रिया भी अब अपने जज्बात रोक नहीं पाई और सिसक उठी। विक्रम ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, इतना कसकर जैसे उसे डर हो कि वह फिर से हवा में गायब हो जाएगी। वह उसे गले लगाकर सड़क के बीचों बीच सैकड़ों लोगों के सामने फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो प्रिया, मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, वह बार बार दोहरा रहा था, जबकि प्रिया ने अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया था, जहां उसे सालों बाद सुरक्षा महसूस हो रही थी। आसपास खड़े पुलिस अधिकारी और नगर निगम के कर्मचारी अपनी जगह पर पत्थर बन गए थे। उन्होंने अपने साहब को हमेशा कड़क और भावनाहीन देखा था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि विक्रम सिंह किसी सड़क पर खाना बेचने वाली औरत के लिए इस तरह रोएंगे। इंस्पेक्टर पांडे, जो अभी अभी उठा था, यह दृश्य देखकर पसीने से तरबतर हो गया। उसे अब समझ आ रहा था कि उसने अनजाने में किस मुसीबत को मोल ले लिया है। वह पीछे खिसकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विक्रम के अंगरक्षकों ने उसे घेर लिया था। माहौल में अब डर नहीं, बल्कि एक भारी भरकम भावुकता और अनजानी दहशत थी, क्योंकि सब जानते थे कि शेर के आंसू बहने के बाद उसका गुस्सा और भी भयानक होगा। विक्रम ने प्रिया का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसकी हालत को गौर से देखा। उसके गाल पिचके हुए थे, रंग काला पड़ गया था और वह बहुत कमजोर लग रही थी। उसके हाथों पर जले के निशान देखकर विक्रम का दिल छलनी हो गया। किसने किया ये सब? किसने तुम्हें इस हालत में पहुंचाया? उसने पूछा, लेकिन प्रिया कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस रो रही थी। विक्रम ने उसे सहारा देकर खड़ा किया। उसने अपना कोट उतारा और प्रिया के कंधों पर डाल दिया ताकि उसकी फटी हुई साड़ी छुप सके। यह एक प्रतीकात्मक क्षण था। जिले के सबसे बड़े अधिकारी ने अपना रुतबा, अपना कोट एक गरीब दिख रही महिला को सौंप दिया था, जिससे यह साफ हो गया था कि वह उसके लिए पूरी दुनिया से बढ़कर है। विक्रम ने चारों तरफ नजर घुमाई और उसकी निगाहें इंस्पेक्टर पांडे पर जाकर टिक गईं। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि मौत का पैगाम था। उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर प्रिया के आंसू पोंछे और फिर एक हाथ से उसे अपने पीछे सुरक्षित करते हुए इंस्पेक्टर की ओर कदम बढ़ाया। तुमने इससे छुआ कैसे? विक्रम की आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें इतनी दहशत थी कि इंस्पेक्टर के घुटने आपस में टकराने लगे। साहब, मुझे नहीं पता था,
मुझे लगा ये कोई मामूली। इंस्पेक्टर हकलाने लगा, लेकिन विक्रम ने उसकी बात पूरी होने नहीं दी। एक जोरदार थप्पड़ की गूंज पूरे बाजार में सुनाई दी, जिसने इंस्पेक्टर को दोबारा जमीन पर गिरा दिया। मामूली विक्रम दहाड़ा, उसकी आवाज से खिड़कियों के शीशे कांप गए। इस जिले का हर नागरिक मेरे लिए खास है, और यह मेरी पत्नी है। यह खुलासा होते ही भीड़ में एक जोरदार लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे को अविश्वास से देखने लगे। पत्नी डीएम साहब की पत्नी, और यह हालत कानाफूसी शुरू हो गई। विक्रम ने अपने सुरक्षा प्रमुख को इशारा किया, इस इंस्पेक्टर को अभी इस्टेली है, गिरफ्तार करो। सस्पेंड नहीं, गिरफ्तार। और उन सभी को हिरासत में लो जिन्होंने इस दुकान को तोड़ा है। धारा 307 और 354 के तहत मामला दर्ज करो। मैं खुद एफआईआर लिखवाऊंगा। विक्रम का आदेश पत्थर की लकीर था, और पुलिस वाले तुरंत हरकत में आ गए, अपने ही साथी को हथकड़ी पहनाने लगे। विक्रम ने प्रिया को अपनी गोद में उठा लिया, क्योंकि वह चलने की हालत में नहीं लग रही थी। वह उसे लेकर अपनी सरकारी गाड़ी की ओर बढ़ा। भीड़ अपने आप दो हिस्सों में बंट गई। रास्ता देने के लिए लोग श्रद्धा और भय के साथ देख रहे थे। एक डीएम जो अपनी पत्नी को गोद में उठाकर ले जा रहा है, यह दृश्य किसी फिल्म से कम नहीं था, लेकिन यह हकीकत थी। प्रिया ने अपना सिर विक्रम के कंधे पर रख दिया। उसकी आंखें बंद थीं। वह जानती थी कि अब उसकी गुमनामी की जिंदगी खत्म हो चुकी है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि अब एक नई जंग शुरू होगी। वह जंग जिससे वह 3 साल से भाग रही थी, अब उसके पति के दरवाजे पर आ खड़ी हुई थी। गाड़ी में बैठते ही विक्रम ने ड्राइवर को घर चलने का आदेश नहीं दिया, बल्कि सीधे सिविल अस्पताल चलने को कहा। डॉक्टरों की पूरी टीम तैयार रखो, उसने वायरलेस पर आदेश दिया। प्रिया ने धीरे से विक्रम का हाथ पकड़ा। विक्रम, वो लोग तुम्हें मार डालेंगे, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, जिसमें खौफ साफ झलक रहा था। विक्रम ने उसका हाथ अपने होठों से लगाया और उसकी आंखों में देखा। उन्हें आने दो प्रिया, अब तुम मेरे साथ हो। अगर मौत भी आएगी तो उसे पहले मुझसे गुजरना होगा। मैंने एक बार तुम्हें खोने की गलती की थी, अब मैं पूरी दुनिया जला दूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। गाड़ी का सायरन फिर से गूंज उठा, लेकिन इस बार यह किसी चेतावनी से ज्यादा युद्धघोष जैसा लग रहा था। काफिला जब बाजार से निकला तो पीछे छोड़ गया एक स्तब्ध शहर और एक सुलगती हुई आग। इंस्पेक्टर पांडे को पुलिस जीप में ठूंसा जा रहा था, और स्थानीय गुंडे जो दूर से तमाशा देख रहे थे, अब अपने फोन निकालकर अपने आकाओं को खबर कर रहे थे। खबर जंगल की आग की बाजार तरह फैल रही थी। डीएम की पत्नी जिंदा है। शहर के अंधेरे कोनों में बैठे ताकतवर लोग, जिन्होंने सोचा था कि उनका राज कभी खत्म नहीं होगा, अब अपनी कुर्सियों पर असहज महसूस करने लगे थे। विक्रम सिंह की वापसी अपनी पत्नी के साथ उनके लिए कयामत की निशानी थी, और यह कयामत अभी बस शुरू हुई थी। जिलाधिकारी का सरकारी आवास, जो आमतौर पर सत्ता और अनुशासन का प्रतीक माना जाता था, आज एक अजीब सी खामोशी और तनाव में डूबा हुआ था। लोहे के विशाल गेट जब धीरे धीरे खुले तो संतरी ने अपनी राइफल के साथ सलामी दी, लेकिन उसकी आंखों में भी वही सवाल था जो पूरे शहर की जुबान पर था। विक्रम की गाड़ी पोर्च में आकर रुकी, और नौकर चाकर जो अपने साहब के आने का इंतजार कर रहे थे, दौड़कर बाहर आए। लेकिन जैसे ही उन्होंने विक्रम को गाड़ी से उतरते देखा, उनके कदम वहीं जम गए। विक्रम की बाहों में एक महिला थी, जिसके कपड़े मैले कुचैले थे और हालत किसी भिखारी से भी बदतर लग रही थी। पुराने रसोइये रामू काका की हाथ से चाय की ट्रे छूटकर गिर गई और चीनी मिट्टी के टुकड़े फर्श पर बिखर गए। रामू काका ने कांपते हाथों से अपना चश्मा ठीक किया और उस चेहरे को गौर से देखा जो विक्रम के कंधे पर टिका हुआ था। मेम साहब उनके मुंह से बस इतना ही निकल पाया, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। 3 साल पहले जिस घर से उनकी अर्थी उठी थी, आज उसी घर में वह इस हाल में वापस आई थीं। विक्रम ने किसी की तरफ नहीं देखा। उसका चेहरा अब भी सख्त था,
लेकिन उसकी आंखों में एक तूफान चल रहा था। वह सीधे मुख्य द्वार से अंदर चला गया, अपने जूतों से फर्श को गंदा करते हुए, जिसकी सफाई को लेकर वह हमेशा बहुत सख्त रहता था। आज उसे न तो फर्श की परवाह थी और न ही दुनिया की उसके लिए। बस उसकी बाहों में मौजूद वह बोझ ही सब कुछ था। विक्रम सीधे अपने बेडरूम की तरफ गया और दरवाजे को पैर से धक्का देकर खोला। यह वही कमरा था जिसे उसने पिछले 3 सालों से बिल्कुल वैसे ही रखा था जैसे प्रिया छोड़कर गई थी। ड्रेसिंग टेबल पर उसकी इत्र की शीशियां, अलमारी में टंगे उसके कपड़े और दीवार पर लगी उनकी शादी की तस्वीर, सब कुछ वैसा ही था। उसने प्रिया को धीरे से उस मखमली बिस्तर पर लिटाया जिस पर कभी वह रानी की तरह सोया करती थी। सफेद चादर पर प्रिया के मैले कपड़ों की धूल लग गई, लेकिन विक्रम ने तुरंत उसके पास बैठकर उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। प्रिया ने आंखें खोलीं और छत के झूमर को देखा। उसकी आंखों में पहचान और डर का मिला जुला भाव था। वह अचानक उठकर बैठ गई, जैसे उसे किसी करंट ने छू लिया हो। मुझे यहां से जाना होगा विक्रम, तुम नहीं समझते। प्रिया ने उसका हाथ झटक दिया और बिस्तर से उतरने की कोशिश की। उसका शरीर कमजोरी से कांप रहा था, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी जिद थी। वे लोग जान जाएंगे, वे तुम्हें मार देंगे। मुझे जाने दो विक्रम, लेकिन भगवान के लिए मुझे वापस सड़क पर जाने दो। वह पागलों की तरह बड़बड़ा रही थी और दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश कर रही थी। विक्रम ने उसे पकड़ लिया और उसे अपनी छाती से लगा लिया, उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। कौन लोग प्रिया, कौन मुझे मार देगा अब? तुम सुरक्षित हो, विक्रम ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रिया का डर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। तुम नहीं जानते कि वे कितने ताकतवर हैं, प्रिया सिसकते हुए बोली। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। 3 साल पहले उस रात नाव पलटने का हादसा नहीं हुआ था विक्रम, वह कोई दुर्घटना नहीं थी। प्रिया के इन शब्दों ने विक्रम के पैरों तले जमीन खिसका दी। वह सन्न रह गया। क्या मतलब? उसने पूछा। उसकी पकड़ थोड़ी ढीली हो गई। प्रिया ने अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश की और वह सच बताना शुरू किया जिसे उसने इतने सालों से अपने सीने में दबा रखा था। उस रात मुझे एक फोन आया था, एक ऐसी आवाज जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। उसने कहा था कि अगर मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब नहीं हुई तो वे तुम्हारी गाड़ी को बम से उड़ा देंगे। प्रिया का गला रुंध गया, लेकिन उसने बोलना जारी रखा। तुम उस वक्त अपनी पहली बड़ी पोस्टिंग के लिए जा रहे थे। तुम देश के लिए कुछ करना चाहते थे और वे लोग तुम्हें एक ईमानदार अफसर बनते नहीं देख सकते थे। उन्होंने मुझे साफ कहा था कि मेरी मौत तुम्हारी आजादी की कीमत होगी। अगर मैं जिंदा रही तो तुम मरोगे। इसलिए मैंने वह सब किया। मैंने अपनी मौत का नाटक किया। मैंने नदी में कूदने का दिखावा किया, लेकिन मैं तैरकर दूसरे किनारे पर निकल गई थी। विक्रम सुन रहा था और उसका खून खौल रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। लेकिन तुम वापस आ सकती थी, पुलिस के पास जा सकती थी, विक्रम ने दर्द भरी आवाज में कहा। प्रिया ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। पुलिस विक्रम, उस रात मुझे धमकी देने वाला कोई और नहीं बल्कि पुलिस का ही एक बड़ा अधिकारी था। मैं किसके पास जाती और फिर मुझे अपनी पहचान छुपानी थी। प्रिया ने अपने चेहरे पर पड़े उस जले हुए निशान की ओर इशारा किया जिसे देखकर विक्रम पहले ही चौंक गया था। यह निशान किसी हादसे का नहीं है विक्रम। मैंने खुद जलती हुई लकड़ी से अपना चेहरा जलाया था ताकि कोई मुझे पहचान न सके, ताकि मैं प्रिया सिंह न रहूं, बस एक बदसूरत औरत बनकर रह जाऊं जिसे कोई पलट कर भी न देखे। विक्रम का दिल यह सुनकर टुकड़े टुकड़े हो गया। उसने कांपते हाथों से प्रिया के चेहरे को छूना चाहा, लेकिन प्रिया पीछे हट गई। शायद उसे अपनी बदसूरती पर शर्म आ रही थी। मत छुओ मुझे विक्रम, अब मैं वह प्रिया नहीं रही जिसे तुम प्यार करते थे। मैं अब बस एक टूटी हुई चीज हूं, वह रो पड़ी। विक्रम ने जबरदस्ती उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लिया
और उसके माथे को चूमा, ठीक उसी जगह जहां वह जला हुआ निशान था। तुम मेरे लिए आज भी उतनी ही खूबसूरत हो जितनी उस दिन थी जब हमने फेरे लिए थे, विक्रम ने कहा। उसकी आंखों से आंसू टपककर प्रिया के गालों पर गिर रहे थे। तुम्हारे हर जख्म का हिसाब होगा प्रिया, हर एक आंसू का बदला लिया जाएगा। तभी बाहर से शोर सुनाई दिया। विक्रम का निजी सहायक, जो बहुत वफादार था, दरवाजे पर हांफता हुआ आया। सर, माफ कीजिए, लेकिन बहुत जरूरी बात है। शहर में खबर फैल गई है कि मेम साहब जिंदा हैं और ठाकुर दुर्जन सिंह के आदमी आपके घर के आसपास देखे गए हैं। ठाकुर दुर्जन सिंह, यह नाम सुनते ही प्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने विक्रम का हाथ कसकर पकड़ लिया। यही वह आदमी है विक्रम। इसी ने मुझे धमकी दी थी। वह शहर का सबसे बड़ा गुंडा है और अब मंत्री बन गया है। वह हमें नहीं छोड़ेगा। प्रिया का डर फिर से वापस आ गया था और वह फिर से कांपने लगी थी। विक्रम की आंखों में अब दुख की जगह एक भयानक शांति ने ले ली थी। वह धीरे से उठा और अपनी मेज की दराज से अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली। उसने उसमें गोलियां भरीं। हर एक गोली की आवाज कमरे में गूंज रही थी, जैसे किसी आने वाले तूफान की चेतावनी हो। उसने प्रिया की तरफ देखा और कहा, डरना बंद करो प्रिया। 3 साल पहले मैं एक साधारण अधिकारी था जिसके पास कानून की किताब थी, लेकिन आज मैं इस जिले का डीएम हूं और ठाकुर दुर्जन सिंह ने आज अपनी मौत को दावत दी है। विक्रम ने इंटरकॉम उठाया और सुरक्षा प्रमुख को आदेश दिया, पूरे बंगले को सील कर दो। अगर कोई भी परिंदा पर मारे तो उसे गोली मारने का आदेश है और मेरी गाड़ी तैयार करो। प्रिया ने उसे रोकने की कोशिश की। तुम कहां जा रहे हो? वह बहुत खतरनाक है। विक्रम ने उसके पास आकर उसके सिर पर हाथ रखा। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं बस अपने घर की सफाई करने जा रहा हूं। तुम यहीं रहोगी सुरक्षित। आज रात यह शहर देखेगा कि जब एक पति का सब्र टूटता है तो क्या होता है। उसने अपने सहायक की ओर देखा। डॉक्टर को बुलाओ और मेम साहब का इलाज शुरू कराओ। और सुनो, अगर किसी ने इनके कमरे की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उसकी आंखें नोच लेना। विक्रम की आवाज में इतना अधिकार था कि सहायक ने तुरंत सिर झुका लिया। विक्रम कमरे से बाहर निकला तो उसका रूप बदल चुका था। अब वह दुखी पति नहीं था जो सड़क पर रो रहा था। अब वह एक ऐसा शिकारी था जो अपने शिकार की गंध पा चुका था। उसने अपनी वर्दी की टोपी पहनी और दालान में आया जहां उसके सुरक्षा गार्ड मुस्तैद खड़े थे। इंस्पेक्टर पांडे ने कुछ उगला उसने चलते चलते पूछा। एक हवलदार ने दौड़कर जवाब दिया, जी सर। उसने कबूल कर लिया है कि वह ठाकुर के इशारे पर ही मेम साहब को परेशान करता था ताकि वे इलाका छोड़ दे। उसे पता नहीं था कि वे कौन हैं। विक्रम ने दांत भींचे, अनजाने में ही सही, लेकिन उन लोगों ने शेर की मांद में हाथ डाल दिया था। बाहर रात हो चुकी थी, लेकिन डीएम आवास की फ्लड लाइट्स ने दिन जैसा उजाला कर रखा था। विक्रम ने आकाश की ओर देखा जहां काले बादल घिर रहे थे। उसे याद आया कि कैसे प्रिया ने उसे बचाने के लिए अपना चेहरा जला लिया था। उस दर्द की कल्पना करके उसकी रूह कांप गई। उसने अपनी मुट्ठी भींची और मन ही मन कसम खाई कि वह ठाकुर दुर्जन सिंह का पूरा साम्राज्य उसी आग में जला देगा जिसमें प्रिया पिछले 3 सालों से जल रही थी। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और पुलिस कमिश्नर को नहीं, बल्कि होम सेक्रेटरी को फोन मिलाया। सर, मुझे सेक्शन 144 लागू करने की अनुमति चाहिए, पूरे जिले में। अभी उधर शहर के दूसरे कोने में ठाकुर दुर्जन सिंह अपने आलीशान बंगले में बैठा शराब पी रहा था। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, डीएम विक्रम सिंह की पत्नी की नाटकीय वापसी। ठाकुर ने गिलास दीवार पर दे मारा। यह औरत मरी क्यों नहीं? वह अपने गुर्गों पर चिल्लाया। मैंने तुम लोगों को पैसे किस बात के दिए थे? अगर उसने मुंह खोला तो मेरा पूरा पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। उसके दाहिने हाथ कालिया ने डरते हुए कहा, मालिक, हमने कोशिश की थी, लेकिन अब वह डीएम के किले में है, वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ठाकुर की आंखों में खून उतर आया।
किले में है तो क्या हुआ, आज रात हम उस किले को ही श्मशान बना देंगे। तैयार हो जाओ। विक्रम अभी अपनी गाड़ी में बैठने ही वाला था कि उसे एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। उसने फोन उठाया और कुछ नहीं बोला। दूसरी तरफ से भारी आवाज आई, विक्रम सिंह, बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने उस औरत को वापस लाकर, अभी भी वक्त है, उसे हमारे हवाले कर दो और तुम अपनी नौकरी बचा लो। विक्रम ने एक ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, ठाकुर, गलती मैंने नहीं, तुमने की है। तुमने मेरी पत्नी को मुझसे 3 साल दूर रखा। अब तुम अपनी सांसें गिनना शुरू कर दो, क्योंकि मैं आ रहा हूं और मैं कानून की किताब लेकर नहीं आ रहा। उसने फोन काट दिया और उसे सड़क पर फेंक दिया, जहां वह चकनाचूर हो गया। इंजन की दहाड़ के साथ विक्रम की गाड़ी एक बार फिर गेट से बाहर निकली। इस बार उसके साथ सिर्फ पुलिस नहीं, बल्कि पैरामिलिट्री फोर्स की एक टुकड़ी भी थी। शहर की सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा किसी बड़ी तबाही से पहले का था। प्रिया ने खिड़की से पर्दे हटाकर विक्रम को जाते हुए देखा। उसकी आंखों में अब भी डर था, लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण भी थी। उसने अपने जले हुए चेहरे को शीशे में देखा और पहली बार उसे अपने आप से नफरत नहीं हुई, क्योंकि वह जानती थी कि कोई है जो इस चेहरे को दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा मानता है और उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ने जा रहा है। पूरे शहर में खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। हर न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। रानीपुर के डीएम की पत्नी, जिसे 3 साल पहले मृत घोषित कर दिया गया था, आज रहस्यमय परिस्थितियों में वापस लौटी। ठाकुर दुर्जन सिंह अपने आलीशान ड्राइंग रूम में बैठा इन खबरों को देख रहा था और उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसने गुस्से में रिमोट टीवी स्क्रीन पर दे मारा, जिससे स्क्रीन चकनाचूर हो गई। वह जानता था कि यह खबर सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि उसके मौत का परवाना है। 3 साल पहले जिस राज को उसने गहरी नदी में दफन कर दिया था, वह आज फिर से सतह पर आ गया था। अब सवाल यह नहीं था कि प्रिया कैसे बच गई। सवाल यह था कि अब विक्रम सिंह क्या करेगा। ठाकुर ने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी शेरा को बुलाया। शेरा, जो अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात था, दौड़ता हुआ अंदर आया। मालिक, पुलिस हेडक्वार्टर से खबर आई है। डीएम साहब खुद कंट्रोल रूम पहुंच गए हैं, शेरा ने हाँफते हुए कहा। ठाकुर की आंखों में खौफ तैर गया। वह जानता था कि एक घायल शेर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। हमें कुछ करना होगा शेरा। इससे पहले कि वह हम तक पहुंचे, हमें इस शहर से निकलना होगा या फिर उस विक्रम को ही रास्ते से हटाना होगा, ठाकुर ने दांत पीसते हुए कहा। उसने तुरंत अपनी जेब से सैटेलाइट फोन निकाला और राजधानी में बैठे अपने राजनीतिक आकाओं को नंबर मिलाना शुरू किया, उम्मीद करते हुए कि उसकी पुरानी वफादारी आज उसके काम आएगी। उधर पुलिस कंट्रोल रूम का माहौल किसी युद्ध के मैदान जैसा था। विक्रम सिंह जब अंदर दाखिल हुए तो वहां मौजूद हर पुलिसकर्मी अपनी सीट से खड़ा हो गया। विक्रम ने वर्दी नहीं पहनी थी, लेकिन उनकी चाल में जो अधिकार था, वह किसी वर्दी का मोहताज नहीं था। उनकी शर्ट की आस्तीन ऊपर चढ़ी हुई थी और आंखों में खून उतर आया था। उन्होंने सीधे एसएसपी की कुर्सी की तरफ देखा और बिना किसी भूमिका के आदेश दिया, पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दो, अभी, इसी वक्त। मुझे अगले 1 घंटे में सड़कों पर सन्नाटा चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति बिना वजह बाहर दिखा तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, और हां, शहर की सभी सीमाएं सील कर दो। एसएसपी शर्मा, जो एक अनुभवी अधिकारी थे, विक्रम के तेवर देखकर सहम गए। लेकिन सर, इसके लिए ऊपर से अनुमति लेनी होगी। और वजह क्या बताएंगे? एसएसपी ने दबी जुबान में पूछा। विक्रम ने मेज पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि वहां रखा पानी का गिलास गिर गया। वजह यह है कि इस शहर में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। एक डीएम की पत्नी सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता का क्या होगा? अनुमति मैं दे रहा हूं। मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूं और यह मेरा जिला है। अगर किसी मंत्री का फोन आए तो कह देना कि डीएम साहब फील्ड पर हैं और नेटवर्क नहीं मिल रहा है। मुझे आज रात ये
शहर एक पिंजरे की तरह चाहिए जिसमें से कोई चूहा भी बाहर न निकल सके। विक्रम का आदेश बिजली की तरह पूरे वायरलेस नेटवर्क पर दौड़ गया। शहर के हर चौराहे पर पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई दौड़ने लगीं। बैरिकेड्स लगाए जाने लगे और लाउड स्पीकर पर घोषणाएं होने लगी। ध्यान दें, शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। अपने घरों के अंदर रहें, बाहर निकलने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो शहर कुछ देर पहले चहल पहल से भरा था, वह देखते ही देखते वीरान होने लगा। दुकानों के शटर धड़ाधड़ गिरने लगे और लोग अपने बच्चों को लेकर घरों में दुबक गए। सबको आभास हो गया था कि आज रात कुछ बहुत भयानक होने वाला है। हवा में एक अजीब सा तनाव था, जैसे तूफान आने से पहले की खामोशी होती है। कंट्रोल रूम से निकलकर विक्रम सीधे इंटेरोगेशन सेल की तरफ बढ़े, जहां उस इंस्पेक्टर पांडे और उस गुंडे को रखा गया था जिसने प्रिया को धक्का दिया था। सेल के बाहर खड़े संतरी ने सलाम ठोंका और दरवाजा खोल दिया। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक लटकता हुआ बल्ब जल रहा था। विक्रम अंदर गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। इंस्पेक्टर पांडे कुर्सी पर बंधा हुआ था और पसीने से तरबतर था। विक्रम को देखते ही वह गिड़गिड़ाने लगा। सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस हुक्म का गुलाम हूं, मुझे नहीं पता था। विक्रम ने शांति से एक कुर्सी खींची और उसके सामने बैठ गए। उनकी खामोशी इंस्पेक्टर के शोर से ज्यादा डरावनी थी। हुक्म का गुलाम, विक्रम ने धीरे से दोहराया। किसका हुक्म? पांडे, तुम्हारी वर्दी सरकार की दी हुई है, लेकिन तुम्हारी वफादारी किसके प्रति है? विक्रम ने अपनी जेब से एक फाइल निकाली और मेज पर फेंक दी। यह तुम्हारी संपत्तियों की लिस्ट है। पिछले 3 साल में तुमने 2 फ्लैट और 1 फार्म हाउस खरीदा है। एक इंस्पेक्टर की तनख्वाह में यह सब कैसे आया? पांडे की आंखें फटी की फटी रह गईं। अगर तुम अपनी नौकरी और अपनी जान बचाना चाहते हो तो मुझे वह नाम चाहिए, वह नाम जिसके कहने पर तुमने उस इलाके में दहशत फैला रखी थी। और याद रखना, अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें सस्पेंड नहीं करूंगा, मैं तुम्हें इस फाइल के साथ कोर्ट में घसीटूंगा। पांडे पूरी तरह टूट चुका था। वह जानता था कि डीएम साहब के पास उसके खिलाफ पक्के सबूत हैं। उसने कांपते हुए कहा, ठाकुर दुर्जन सिंह सर, वही उस पूरे इलाके को कंट्रोल करता है। उसी ने हमें आदेश दिया था कि वहां रहने वाले हर गरीब को भगा दिया जाए ताकि वह वहां मॉल बना सके। और 3 साल पहले पांडे रुक गया, डर के मारे उसका गला सूख गया। विक्रम आगे झुका, उसकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे। बोलो, 3 साल पहले? क्या? पांडे ने नजरें झुका लीं और फुसफुसाया, 3 साल पहले भी उसी के आदमियों ने आपकी पत्नी की गाड़ी का पीछा किया था। हमें बस इतना पता था कि एक एक्सीडेंट होने वाला है और हमें रिपोर्ट दबानी है। विक्रम कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसे वह सबूत मिल गया था जिसकी उसे तलाश थी। अब यह लड़ाई सिर्फ शक की नहीं, बल्कि यकीन की थी। उसने सेल का दरवाजा खोला और बाहर खड़े एसएसपी शर्मा को आदेश दिया, इस गवाही को अभी रिकॉर्ड करो। मजिस्ट्रेट के सामने इसका बयान दर्ज करवाओ और एक स्पेशल टास्क फोर्स तैयार करो। मुझे 20 सबसे भरोसेमंद और जांबाज अफसर चाहिए, जिनके पास परिवार न हो या जो मरने से न डरते हों। एसएसपी शर्मा ने सलाम किया। सर, हम कहां जा रहे हैं? विक्रम ने अपनी घड़ी देखी और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, हम शिकार पर जा रहे हैं। आज रात ठाकुर की हवेली में आखिरी दावत होगी और मेहमान हम होंगे। जैसे ही विक्रम थाने से बाहर निकले, बारिश शुरू हो गई। मानो प्रकृति भी इस प्रतिशोध की आग को ठंडा करने की कोशिश कर रही थी, या शायद वह खून के उन दागों को धोने की तैयारी कर रही थी जो आज रात बहने वाला था। विक्रम अपनी सरकारी एसयूवी में बैठा और ड्राइवर को इशारा किया। उसके पीछे 5 और गाड़ियां थीं, जिनमें पूरी तरह से हथियारों से लैस कमांडो बैठे थे। काफिला थाने से निकला और सुनसान सड़कों पर दौड़ने लगा। हेडलाइट्स की रोशनी बारिश की बूंदों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी।
विक्रम ने अपनी खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया और ठंडी हवा को महसूस किया। उसे प्रिया का चेहरा याद आया, उसका जला हुआ गाल, उसकी डरी हुई आंखें। ठाकुर दुर्जन सिंह को जब पता चला कि शहर सील हो चुका है और पुलिस उसकी हवेली की तरफ बढ़ रही है, तो उसने अपने निजी सुरक्षा गार्डों को तैनात कर दिया। उसके पास करीब 50 हथियारबंद गुंडे थे जो किसी भी हद तक जा सकते थे। उसने हवेली के चारों तरफ स्नाइपर बैठा दिए और मुख्य द्वार को लोहे की जंजीरों से बंद करवा दिया। आने दो उस डीएम को, ठाकुर ने शराब का गिलास भरते हुए कहा। वह कानून की किताब लेकर आएगा और हम उसे गोलियों से जवाब देंगे। आज रात यह तय हो जाएगा कि इस शहर का असली राजा कौन है। उसने अपने राजनीतिक संपर्कों को फोन करना जारी रखा, लेकिन नेटवर्क जाम होने के कारण कोई भी कॉल नहीं लग रही थी। विक्रम ने अपना वादा पूरा किया था। शहर एक पिंजरे में बदल चुका था। विक्रम का काफिला जब ठाकुर के इलाके में पहुंचा तो सड़कों पर सन्नाटा था। यह शहर का पुराना हिस्सा था जहां गलियां संकरी थीं और हर मोड़ पर खतरा हो सकता था। अचानक पहली गाड़ी का टायर एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। किसी ने सड़क पर कीलें बिछा रखी थीं। काफिला रुक गया। विक्रम ने तुरंत आदेश दिया, पोजीशन लो। यह जाल है। इससे पहले कि पुलिस वाले संभल पाते, अंधेरे छतों से गोलियां चलने लगीं। गोलियां गाड़ियों की बॉडी से टकराकर चिंगारियां छोड़ रही थीं। विक्रम ने अपनी सर्विस पिस्टल निकाली और गाड़ी की आड़ लेकर बाहर निकला। यह कोई पुलिस कार्रवाई नहीं थी, यह एक खुला युद्ध था। फायर! विक्रम चिल्लाया और उसके कमांडो ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। ऑटोमेटिक हथियारों की गूंज से पूरा इलाका थर्रा गया। विक्रम ने देखा कि हमलावर छतों पर छिपे हैं। उसने अपने एक निशानेबाज को इशारा किया, जिसने पलक झपकते ही एक हमलावर को नीचे गिरा दिया। विक्रम को डर नहीं लग रहा था, बल्कि एक अजीब सा नशा महसूस हो रहा था। यह नशा था न्याय का, उस बदले का जो 3 साल से उधार था। वह गोलियों की बौछार के बीच आगे बढ़ रहा था। उसका निशाना अचूक था। उसने देखा कि एक गली से ठाकुर के और आदमी आ रहे हैं। उसने वायरलेस पर चिल्लाया, टीम बी पीछे से घेरो, किसी को भागने मत देना। बारिश और तेज हो गई थी और सड़कों पर पानी भरने लगा था, जो अब धीरे धीरे लाल रंग में बदल रहा था। विक्रम एक पुरानी दीवार की आड़ में था जब उसका फोन वाइब्रेट हुआ। यह प्रिया का कॉल था। इस गोलीबारी के बीच उसने फोन उठाया। विक्रम, तुम ठीक हो? प्रिया की कांपती आवाज सुनाई दी। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। मैं ठीक हूं प्रिया, बस थोड़ी देर और। मैं इस गंदगी को साफ करके ही लौटूंगा। तुम डरो मत, बस खिड़कियों से दूर रहना। उसने फोन रखा और अपनी टीम को आगे बढ़ने का इशारा किया। अब ठाकुर की हवेली सिर्फ कुछ 100 मीटर दूर थी। उसका विशाल गेट अंधेरे में एक राक्षस के मुंह जैसा लग रहा था। विक्रम ने एसएसपी शर्मा को बुलाया। हमें उस गेट को तोड़ना होगा। क्या हमारे पास विस्फोटक है? शर्मा ने सिर हिलाया। जी सर, लेकिन यह रिस्की हो सकता है। अंदर नागरिक भी हो सकते हैं। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा। नागरिक नहीं, वहां सिर्फ अपराधी और उनके बंधक हैं। गेट उड़ा दो। अगर ठाकुर सोचता है कि उसकी ऊंची दीवारें उसे बचा लेंगी तो वह गलतफहमी में है। एक कमांडो आगे बढ़ा और उसने गेट पर जिलेटिन स्टिक लगा दी। विक्रम और बाकी टीम ने सुरक्षित दूरी बना ली। एक जोरदार धमाका हुआ जिसने रात की खामोशी को चीर दिया। लोहे का भारी गेट कागज की तरह उड़ गया और धूल का गुबार छा गया। धूल छंटने से पहले ही विक्रम और उसकी टीम मलबे के ऊपर से दौड़ते हुए अंदर घुस गए। हवेली के अंदर का दृश्य किसी किले जैसा था। लॉन में छिपे गुंडों ने फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन पुलिस की तैयारी और विक्रम के गुस्से के सामने वे टिक नहीं पाए। एक एक करके ठाकुर के आदमी गिरने लगे। विक्रम किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं था। वह सीधे मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था, जहां से उसे ठाकुर दुर्जन सिंह तक पहुंचना था।
उसकी वर्दी कीचड़ और बारिश से सनी थी, लेकिन उसकी चाल में वही शाही अंदाज था। आज वह सिर्फ एक सरकारी अफसर नहीं था, वह एक ऐसा पति था जो अपनी पत्नी के हर आंसू का हिसाब मांगने आया था। हवेली के अंदर ठाकुर अब घबरा गया था। धमाके की आवाज ने उसके होश उड़ा दिए थे। उसने सोचा नहीं था कि पुलिस इतना आक्रामक रुख अपनाएगी। यह डीएम पागल हो गया है। वह चिल्लाया, मेरी गाड़ी निकालो, हम पीछे के रास्ते से निकलेंगे। लेकिन तभी उसके एक आदमी ने आकर बताया, मालिक पीछे का रास्ता भी बंद है, पुलिस ने पूरी हवेली को घेर लिया है। ठाकुर ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और सीढ़ियों की तरफ भागा। वह ऊपर वाले कमरे में जाकर छिपना चाहता था, जहां से वह आखिरी दांव खेल सके। लेकिन उसे पता नहीं था कि मौत अब सीढ़ियां चढ़कर उसके दरवाजे तक आ रही है। विक्रम सिंह अब हॉल में दाखिल हो चुका था। हवेली के मुख्य हॉल में कदम रखते ही विक्रम का सामना धुएं और बारूद की गंध से हुआ। झूमर टूटकर फर्श पर गिरा हुआ था और कांच के टुकड़े हर जगह बिखरे थे। ठाकुर के गुंडे, जो कुछ देर पहले तक शेर बने घूम रहे थे, अब पुलिस की गोलियों के सामने चूहों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। विक्रम की नजर एक कोने में छिपे उस आदमी पर पड़ी जिसने प्रिया को बाजार में धक्का दिया था। उसका नाम जब्बार था और वह ठाकुर का राइट हैंड माना जाता था। विक्रम ने बिना एक शब्द कहे अपनी पिस्टल उसकी तरफ तान दी। जब्बार के हाथ से हथियार छूट गया और वह घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों में मौत का खौफ साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि वह जानता था कि आज कोई भी सिफारिश उसे डीएम के कहर से नहीं बचा पाएगी। विक्रम ने अपने बूट की एड्डी जब्बार की छाती पर रख दी और उसे जमीन में गाड़ दिया। ठाकुर कहाँ है? विक्रम ने पूछा। उसकी आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी। जब्बार दर्द से कराह उठा, लेकिन उसने मुंह नहीं खोला। विक्रम ने अपनी जेब से फोन निकाला और लाउडस्पीकर पर डाल दिया। एसडीएम सतीश जब्बार की सारी बेनामी संपत्तियों को अभी सील करो, उसके परिवार के बैंक खाते फ्रीज कर दो और उसके घर पर बुलडोजर भेज दो अभी। विक्रम का आदेश सुनते ही जब्बार का चेहरा पीला पड़ गया। वह गोलियों से नहीं डरता था, लेकिन अपनी सारी दौलत और परिवार के सड़क पर आने के ख्याल ने उसे तोड़ दिया। नहीं साहब, ऐसा मत करो ठाकुर। ठाकुर यहां नहीं है। तो कहां है? वह कायर विक्रम ने अपनी एड़ी पर दबाव बढ़ाया, जिससे जब्बार की पसलियां चटकने की आवाज आई। जब्बार दर्द से चिल्लाया और सब कुछ उगल दिया। ठाकुर पिछले दरवाजे से निकल गया, लेकिन आप उसे नहीं पकड़ पाएंगे। उसने द वॉल्व्स को बुलाया है। विक्रम का माथा ठनका। द वॉल्व्स यह शहर के सबसे खतरनाक और महंगे पेशेवर हथियारों का गिरोह था, जो कोई निशान नहीं छोड़ते थे। वे कहां हैं? विक्रम ने पूछा, लेकिन उसके दिल में एक भयानक आशंका जन्म ले चुकी थी। जब्बार ने एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा, वे यहां नहीं आ रहे डीएम साहब, वे आपके घर जा रहे हैं। जब तक आप यहां हमसे लड़ रहे हैं, वे आपकी बीवी का काम तमाम कर देंगे। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह एक जाल था। ठाकुर ने उसे यहां उलझाए रखा ताकि वह प्रिया को अकेला पा सके। विक्रम ने तुरंत जब्बार के मुंह पर एक जोरदार लात मारी, जिससे वह बेहोश हो गया। वापस चलो अभी, विक्रम अपनी टीम पर चिल्लाया। उसने एसएसपी शर्मा को हवेली का चार्ज सौंपने का भी इंतजार नहीं किया और पागलों की तरह बाहर अपनी गाड़ी की तरफ भागा। बारिश अब मूसलाधार हो रही थी, जैसे आसमान भी इस साजिश पर रो रहा हो। विक्रम ने गाड़ी स्टार्ट की और एक्सीलेटर पर पैर दबा दिया। टायर कीचड़ में फिसले, लेकिन गाड़ी एक झटके के साथ मुख्य सड़क की तरफ मुड़ गई। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, प्रिया अकेली और निहत थी। डीएम आवास पर सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन यह शांति बहुत भ्रामक थी। बाहर तैनात 2 संतरी पहले ही ढेर हो चुके थे। उनके गले पेशेवर तरीके से काटे गए थे। 3 काले कपड़े पहने साये दीवार फांदकर बगीचे में कूद चुके थे। उनके हाथों में साइलेंसर लगी पिस्तौलें थीं और वे बिना कोई आवाज किए आगे बढ़ रहे थे। अंदर बेडरूम में प्रिया को अचानक एक अजीब सी आहट सुनाई दी।
उसने 3 साल तक डर के साये में जिंदगी बिताई थी, इसलिए उसके कान खतरे को पहचानने में माहिर हो चुके थे। उसने खिड़की से बाहर झांका और बिजली की चमक में एक परछाई को रेंगते हुए देखा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। विक्रम, उसने फुसफुसाया, लेकिन वह जानती थी कि वह यहां नहीं है। प्रिया ने तुरंत कमरे की बत्ती बुझा दी और दरवाजे की तरफ भागी। उसने दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया और भारी ड्रेसिंग टेबल को खिसकाकर दरवाजे के आगे लगा दिया। तभी बाहर दालान में कांच टूटने की हल्की सी आवाज आई। वे अंदर आ चुके थे। प्रिया की सांसें फूलने लगीं। उसने इधर उधर देखा, कोई हथियार ढूंढने की कोशिश की। उसकी नजर विक्रम की क्रिकेट बैट पर पड़ी जो कोने में रखा था। उसने उसे कसकर पकड़ लिया और बाथरूम में जाकर छिप गई। वह जानती थी कि यह बैट बंदूकों के सामने कुछ नहीं है, लेकिन वह बिना लड़े मरने वालों में से नहीं थी। 3 साल पहले वह भागी थी, लेकिन आज वह अपने पति के घर में थी और यहां वह अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगी। उधर विक्रम शहर की सड़कों पर मौत की रफ्तार से गाड़ी दौड़ा रहा था। वह रेड लाइट बैरिकेड्स सब कुछ तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसका फोन बज रहा था। घर के लैंडलाइन से कॉल आ रहा था। उसने एक हाथ से स्टीयरिंग संभाला और दूसरे से फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ भारी सांसों की आवाज थी। प्रिया, प्रिया, तुम सुन रही हो? विक्रम चिल्लाया। तभी फोन पर एक धमाके की आवाज आई और लाइन कट गई। विक्रम ने फोन डैशबोर्ड पर पटक दिया और चिल्लाया, नहीं नहीं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी। इंजन गर्म होकर चीख रहा था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। डीएम आवास के अंदर हथियारे बेडरूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक हथियारे ने लॉक पर गोली चलाई और दरवाजा एक झटके के साथ खुल गया। ड्रेसिंग टेबल थोड़ी पीछे खिसकी, लेकिन रास्ता बन गया। वे अंदर दाखिल हुए। उनकी लेजर लाइटें अंधेरे कमरे को स्कैन कर रही थीं। वह यहीं कहीं है, लीडर ने इशारे से कहा। वे धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़े। प्रिया ने अपनी सांसें रोक ली थीं। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था हत्यारे इसे सुन लेंगे। जैसे ही बाथरूम का दरवाजा हिला, प्रिया ने बैट ऊपर उठाया, मारने के लिए तैयार, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। बाहर एक गाड़ी के रुकने की जोरदार आवाज और टायरों की चीख सुनाई दी। विक्रम ने अपनी गाड़ी सीधे गेट को तोड़ते हुए पोर्च में घुसा दी थी। उसने गाड़ी से उतरते ही फायर करना शुरू कर दिया। एक हत्यारा जो बालकनी पर खड़ा था, विक्रम की गोली का निशाना बना और नीचे आ गिरा। विक्रम ने कवर लिया और घर के अंदर की तरफ भागा। प्रिया, उसने जोर से आवाज लगाई ताकि प्रिया को पता चल सके कि वह आ गया है। अंदर मौजूद बाकी 2 हथियारे अब सतर्क हो गए थे। उनका मिशन बदल गया था। अब उन्हें डीएम को भी खत्म करना था। वे सीढ़ियों के ऊपर पोजीशन लेकर विक्रम का इंतजार करने लगे। यह घर अब एक युद्ध का मैदान बन चुका था, जहां हर कोने में मौत छिपी थी। विक्रम ने हॉल में प्रवेश किया और तुरंत सोफे के पीछे छलांग लगा दी। ऊपर से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। गोलियां संगमरमर के फर्श से टकराकर चिंगारियां छोड़ रही थीं। विक्रम ने अपनी जेब से एक अतिरिक्त मैगजीन निकाली और लोड की। वह जानता था कि वे ऊपर हैं और प्रिया भी ऊपर ही है। उसे किसी तरह उनका ध्यान भटकाना होगा। उसने पास रखा एक फूलदान उठाया और उसे हॉल के दूसरी तरफ फेंक दिया। आवाज होते ही हथियारों ने उस तरफ फायर किया। इसी मौके का फायदा उठाकर विक्रम सीढ़ियों की तरफ दौड़ा और रेलिंग पर चढ़कर ऊपर की मंजिल पर छलांग लगा दी। यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन उसके पास वक्त नहीं था। एक हत्यारा विक्रम के सामने आ गया। इससे पहले कि वह ट्रिगर दबा पाता, विक्रम ने उसका हाथ पकड़कर ऊपर कर दिया। गोली छत में जा लगी। विक्रम ने उसके पेट में घुटना मारा और उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया। गिरने की आवाज के साथ ही उसकी गर्दन टूटने की आवाज आई। अब सिर्फ एक बचा था, लीडर। वह बेडरूम के अंदर था।
विक्रम ने बेडरूम के दरवाजे पर एक जोरदार लात मारी। अंदर का नजारा देखकर उसका खून जम गया। हत्यारा बाथरूम का दरवाजा खोल चुका था और उसकी बंदूक प्रिया के माथे पर तनी थी। प्रिया कोने में दुबकी हुई थी। उसके हाथ में बैट था, लेकिन वह बेबस थी। हथियार फेंक दो डीएम साहब, वरना इसका दिमाग दीवार पर होगा, हथियारे ने ठंडे स्वर में कहा। विक्रम ने अपनी बंदूक धीरे धीरे नीचे की। उसे जाने दो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, विक्रम ने कहा। उसकी नजरें हथियारे की उंगली पर टिकी थीं, जो ट्रिगर पर थी। ठाकुर ने तुम दोनों के लिए पैसे दिए हैं, हथियारा हंसा। जैसे ही उसका ध्यान एक पल के लिए भटका, प्रिया ने अपनी पूरी ताकत से क्रिकेट बैट उसके हाथ पर दे मारा। बंदूक चल गई, लेकिन निशाना चूक गया और गोली दीवार में लगी। हत्यारा दर्द से कराह उठा। इसी एक सेकंड ने खेल पलट दिया। विक्रम किसी भूखे शेर की तरह उस पर झपट पड़ा। दोनों के बीच खूनी संघर्ष शुरू हो गया। हत्यारे ने चाकू निकाल लिया और विक्रम के कंधे पर वार किया। खून का फव्वारा फूट पड़ा, लेकिन विक्रम ने दर्द महसूस नहीं किया। उसने हत्यारे का हाथ पकड़ा और उसे मरोड़ दिया। चाकू गिर गया। विक्रम ने उसे उठाकर दीवार पर पटक दिया और उसके गले को अपने हाथों से भींचने लगा। मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत कैसे हुई? विक्रम हर शब्द के साथ उसे और जोर से दबा रहा था। हत्यारे की आंखें बाहर निकल आईं और वह छटपटाने लगा। कुछ ही पलों में उसका शरीर शांत हो गया। विक्रम ने उसे छोड़ दिया और वह धम से जमीन पर गिर पड़ा। कमरे में अब सिर्फ भारी सांसों की आवाज थी। विक्रम का कंधा खून से लथपथ था। उसकी वर्दी फटी हुई थी। वह धीरे से मुड़ा और प्रिया की तरफ देखा। प्रिया अभी भी बैट पकड़े कोने में खड़ी थी, थर थर कांप रही थी। विक्रम ने अपने घुटने टेक दिए और अपनी बाहें फैला दी। प्रिया ने बैट छोड़ दिया और दौड़कर उसके गले लग गई। दोनों खून और पसीने से स्ने फर्श पर एक दूसरे को पकड़कर रोने लगे। मैंने कहा था ना, मौत को मुझसे गुजरना होगा, विक्रम ने दर्द के बावजूद मुस्कुराते हुए कहा। प्रिया ने उसका बहता हुआ खून रोकने के लिए अपना पल्लू फाड़ दिया। आज रात उन्होंने मौत को हरा दिया था, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। बाहर पुलिस के सायरन की आवाजें सुनाई देने लगीं। एसएसपी शर्मा और पूरी फोर्स अब पहुंच चुकी थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। डीएम साहब अपना युद्ध खुद लड़ चुके थे। विक्रम ने प्रिया के सहारे से उठने की कोशिश की। चलो, उसने कहा, अभी एक काम बाकी है। ठाकुर सोचता है कि उसने हमला करके मुझे डरा दिया, लेकिन उसने बस मुझे यह याद दिलाया है कि सांप का सिर कुचलना कितना जरूरी है। विक्रम की आंखों में अब थकान नहीं, बल्कि एक अंतिम निर्णय था। वह घायल शहर अब और भी खतरनाक हो चुका था, और सुबह होने से पहले इस शहर को एक और धमाका देखना बाकी था। अगली सुबह का सूरज शहर पर एक अजीब सी खामोशी लेकर आया, जैसे तूफान से पहले का सन्नाटा होता है। रात भर चली गोलीबारी और अफरा-तफरी के बाद शहर के लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, टीवी स्क्रीन पर चिपके हुए। हर न्यूज चैनल पर एक ही खबर चल रही थी। डीएम विक्रम सिंह एक नायक या एक पागल हत्यारा? ठाकुर दुर्जन सिंह ने चालाकी से बाजी पलट दी थी। उसने टाउन हॉल में एक विशाल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें उसने खुद को पीड़ित और विक्रम को एक मानसिक रूप से बीमार अधिकारी बताया, जिसने अपनी मतिभ्रम के कारण एक सम्मानित नेता के घर पर हमला किया था। मंच पर सफेद खादी पहने ठाकुर मगरमच्छ के आंसू बहा रहा था, और मीडिया उसके हर शब्द को सच मानकर प्रसारित कर रही थी। टाउन हॉल खचाखच भरा था। ठाकुर दुर्जन सिंह माइक पर चिल्ला रहा था, भाइयों और बहनों, क्या यह लोकतंत्र है? एक सरकारी अफसर जिसे कानून की रक्षा करनी चाहिए, वह रात के अंधेरे में मेरे घर में घुसकर मेरे परिवार को मारने की कोशिश करता है। वह कहता है कि उसकी पत्नी जिंदा है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि वह 3 साल पहले मर चुकी है। यह आदमी पागल हो गया है और इस शहर के लिए खतरा है। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि विक्रम सिंह को तुरंत बर्खास्त किया जाए और गिरफ्तार किया जाए।
भीड़ में बैठे उसके भाड़े के लोग तालियां बजा रहे थे और विक्रम सिंह मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। माहौल पूरी तरह से ठाकुर के पक्ष में लग रहा था। उसी वक्त डीएम आवास के अंदर एक अलग ही तैयारी चल रही थी। विक्रम, जिसकी वर्दी पर अभी भी रात के खून के धब्बे थे और कंधे पर पट्टी बंधी थी, आईने के सामने खड़ा था। उसने अपनी टोपी पहनी और अपनी बेल्ट कसी। उसकी आंखों में थकान नहीं, बल्कि एक ठंडी आग थी। पीछे से प्रिया आई। वह डरी हुई मैली कुचैली औरत नहीं लग रही थी। उसने एक लाल रंग की सूती साड़ी पहनी थी, माथे पर बड़ी सी बिंदी और आंखों में काजल लगाया था। उसके गाल का जला हुआ निशान अभी भी वहां था, लेकिन उसने उसे छुपाने की कोशिश नहीं की थी। आज वह निशान उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसके युद्ध का पदक था। वह विक्रम के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या तुम तैयार हो प्रिया? विक्रम ने आईने में उसकी परछाई से पूछा। प्रिया ने एक गहरी सांस ली और सिर हिलाया। 3 साल मैं छिपी रही विक्रम, डरती रही कि अगर मैं सामने आई तो तुम्हारी दुनिया बिखर जाएगी। लेकिन कल रात मैंने देखा कि तुम मेरे लिए दुनिया जला सकते हो। आज मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं, चाहे अंजाम कुछ भी हो। विक्रम ने उसका हाथ थामा और दोनों बाहर निकले। बाहर उनका काफिला तैयार था, लेकिन आज सुरक्षा में पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री के जवान भी थे। विक्रम जानता था कि वह शेर की मांद में घुसने जा रहा है और वहां शब्दों के तीर गोलियों से ज्यादा घातक होंगे। टाउन हॉल के बाहर अचानक सायरन की आवाज गूंज उठी। ठाकुर का भाषण बीच में ही रुक गया। सभी कैमरे मुख्य द्वार की तरफ मुड़ गए। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच विक्रम की सरकारी गाड़ी आकर रुकी। एक सिपाही ने दौड़कर दरवाजा खोला। पहले विक्रम बाहर निकला, घायल, लेकिन पूरी तरह से अधिकार में। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। फिर उसने हाथ बढ़ाया और प्रिया को बाहर निकाला। भीड़ में सन्नाटा छा गया। वह औरत जिसे ठाकुर ने मरा हुआ बताया था, वहां साक्षात खड़ी थी, और वह कोई साधारण औरत नहीं लग रही थी। वह एक रानी की तरह सिर ऊंचा करके चल रही थी, सीधे उस मंच की तरफ जहां से उसके चरित्र की हत्या की जा रही थी। ठाकुर दुर्जन सिंह का चेहरा पीला पड़ गया, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वह माइक को कसकर पकड़े हुए था, उसके हाथ कांप रहे थे। विक्रम और प्रिया भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े। पत्रकार सवाल पूछने के लिए माइक आगे कर रहे थे, लेकिन विक्रम की नजरें सिर्फ ठाकुर पर थीं। वह बिना किसी रोक टोक के मंच पर चढ़ गया। उसके सुरक्षा कर्मियों ने ठाकुर के अंगरक्षकों को पीछे धकेल दिया। विक्रम ने ठाकुर के हाथ से माइक छीन लिया। माफ कीजिए मंत्री जी, विक्रम की आवाज हॉल में गूंजी। लगता है आप कहानी का दूसरा हिस्सा बताना भूल गए। पूरा हॉल सांस रोके इस टकराव को देख रहा था। यह लाइव टीवी पर चल रहा सबसे बड़ा ड्रामा था। यह आदमी कहता है कि मैं पागल हूं, विक्रम ने कैमरे की ओर देखते हुए कहा। यह कहता है कि मेरी पत्नी मर चुकी है। उसने प्रिया को आगे किया। मिलिए मेरी धर्मपत्नी प्रिया सिंह से। वही प्रिया सिंह जिसे 3 साल पहले इसी आदमी ने धमकी देकर शहर छोड़ने पर मजबूर किया था। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। ठाकुर चिल्लाया, यह झूठ है, यह कोई बहरूपिया है जिसे यह ले आया है। पुलिस कमिश्नर, गिरफ्तार करो इसे। लेकिन कमिश्नर, जो पहली पंक्ति में बैठा था, अपनी जगह से नहीं हिला। वह भी हवा का रुख देख रहा था। विक्रम ने अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकाली और उसे पोडियम के लैपटॉप में लगा दिया। आप सबूत मांग रहे थे ना, तो सुनिए। विक्रम ने प्ले बटन दबाया। हॉल में एक आवाज गूंजी। यह जब्बार की आवाज थी, वही गुंडा जिसे कल रात विक्रम ने पकड़ा था। रिकॉर्डिंग में जब्बार साफ साफ कह रहा था, ठाकुर साहब ने हुक्म दिया था कि डीएम की बीवी को रास्ते से हटा दो। अगर वह बच गई तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा। 3 साल पहले भी हमने ही उसे धमकाया था। रिकॉर्डिंग चलते ही हॉल में सन्नाटा छा गया। ठाकुर पसीने से तरबतर हो गया। ये डॉक्टर टेप है, ये साजिश है। वह चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज में
अब वह पहले जैसा दम नहीं था। जनता का मूड बदल रहा था। प्रिया ने माइक संभाला। उसकी आवाज में हल्का सा कंपन था, लेकिन वह डरी हुई नहीं थी। ठाकुर दुर्जन सिंह, उसने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम्हें यह निशान याद है? उसने अपने चेहरे के जले हुए हिस्से की ओर इशारा किया। 3 साल पहले तुम्हारे गुंडों ने मेरी गाड़ी रोकी थी। तुमने फोन पर कहा था कि अगर मैं जिंदा रही तो विक्रम की लाश मिलेगी। मैं अपने पति को बचाने के लिए मर गई थी, लेकिन कल रात तुमने फिर से मेरे पति को मारने की कोशिश की। तुमने एक औरत को कमजोर समझने की गलती की, ठाकुर, और आज वही औरत तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगी। ठाकुर अब नियंत्रण खो चुका था। उसे अपनी हार सामने दिखाई दे रही थी। उसने अपने वफादार पुलिस अधिकारियों की ओर देखा। एसीपी राठी, आप क्या देख रहे हैं? यह आदमी एक क्रिमिनल है। इसने एक मंत्री पर झूठा इल्जाम लगाया है। गोली मारो इसे। एसीपी राठी, जो ठाकुर का पुराना वफादार था, अपनी पिस्तौल निकालने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, विक्रम ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालकर सीधे एसीपी के माथे पर तान दी। एक कदम और राठी, विक्रम ने चेतावनी दी, और मैं भूल जाऊंगा कि तुम वर्दी में हो। मैं यहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हैसियत से खड़ा हूं और मेरे पास तुम्हें सस्पेंड करने और गोली मारने दोनों का अधिकार है। मंच पर एक भयानक गतिरोध स्टैंड ऑफ बन गया। एक तरफ विक्रम और प्रिया थे, दूसरी तरफ ठाकुर और उसके कुछ भ्रष्ट पुलिस वाले। मीडिया के कैमरे लाइव प्रसारण कर रहे थे। पूरा देश देख रहा था कि एक डीएम कैसे सिस्टम से लड़ रहा है। तभी भीड़ में से किसी ने चिल्लाया, डीएम साहब जिंदाबाद। और देखते ही देखते यह नारा पूरे हॉल में गूंजने लगा। लोग अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। वे ठाकुर की गुंडागर्दी से तंग आ चुके थे और आज उन्हें एक ऐसा नायक मिल गया था जो उनकी लड़ाई लड़ रहा था। ठाकुर ने देखा कि वह जनसमर्थन खो चुका है। वह पीछे के दरवाजे की ओर खिसकने की कोशिश करने लगा। विक्रम ने भीड़ का शोर सुनकर एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं। यह वही ताकत थी जिसकी उसे जरूरत थी। उसने माइक पर घोषणा की, सीआरपीसी की धारा 151 के तहत मैं विक्रम सिंह, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ठाकुर दुर्जन सिंह को हत्या की साजिश, अपहरण और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में हिरासत में लेने का आदेश देता हूं। उसने एसएसपी शर्मा की ओर देखा, जो अब तक चुप थे। शर्मा जी, आपकी वर्दी की कसम, क्या आप आज भी एक अपराधी का साथ देंगे या कानून का? एसएसपी शर्मा ने एक पल सोचा, फिर उन्होंने अपनी कैप ठीक की और ठाकुर की तरफ बढ़े। सॉरी सर, लेकिन आपको मेरे साथ चलना होगा। ठाकुर ने भागने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने छलांग लगाकर उसे पकड़ लिया। दोनों मंच पर गिर पड़े। हाथापाई शुरू हो गई। ठाकुर ने विक्रम के जख्मी कंधे पर मुक्का मारा, जिससे विक्रम दर्द से कराह उठा। लेकिन विक्रम ने हार नहीं मानी। उसने ठाकुर को कॉलर से पकड़कर उठाया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद किया। यह थप्पड़ सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, यह उन 3 सालों के दर्द, अपमान और अकेलेपन का जवाब था। यह मेरी पत्नी के आंसुओं के लिए, विक्रम गुर्राया और एक और घूंसा मारा। और यह इस शहर के हर उस बेगुनाह के लिए जिसे तुमने सताया है। पुलिस ने आखिरकार हस्तक्षेप किया और ठाकुर को विक्रम से अलग किया। ठाकुर के हाथ पीछे करके हथकड़ी लगा दी गई। वह चिल्ला रहा था, गालियां दे रहा था, मैं देख लूंगा, मैं सरकार गिरा दूंगा, तुम सब पछताओगे। लेकिन विक्रम ने अपनी वर्दी ठीक की और प्रिया का हाथ थाम लिया। ले जाओ इसे, विक्रम ने आदेश दिया। जब पुलिस ठाकुर को घसीटते हुए बाहर ले जा रही थी, तब भीड़ ने उन पर जूते और पानी की बोतलें फेंकनी शुरू कर दी। वह आदमी जो कल तक शहर का राजा बना फिरता था, आज एक अपराधी की तरह सिर झुकाकर ले जाया जा रहा था। न्याय सिर्फ हुआ नहीं था, बल्कि होते हुए देखा गया था। विक्रम और प्रिया मंच पर अकेले रह गए। फ्लैश बल्ब चमक रहे थे। विक्रम ने प्रिया की ओर देखा और पहली बार 3 सालों में उसकी आंखों में सुकून दिखाई दिया। उसने धीरे से कहा, अब घर चलें। मिसेज डीएम। प्रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे।
उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। ठाकुर गिरफ्तार हो गया था, लेकिन उसका साम्राज्य अभी भी फैला हुआ था और जेल की सलाखों के पीछे से वह और भी खतरनाक हो सकता था। विक्रम जानता था कि यह सिर्फ एक लड़ाई थी। असली युद्ध तो अब शुरू होगा, जब कानूनी दांव पेच और राजनीति का खेल शुरू होगा। जिला जेल की कालकोठरी में सन्नाटा था, लेकिन ठाकुर दुर्जन सिंह के दिमाग में शोर मच रहा था। वह सलाखों के पीछे बैठा था। उसकी सफेद खादी की पोशाक अब धूल और पसीने से सनी थी। वह वही आदमी था जिसके इशारे पर कभी पूरा शहर नाचता था, लेकिन आज उसे एक मामूली अपराधी की तरह जमीन पर बैठना पड़ रहा था। मच्छरों की भिनभिनाहट और नमी की बदबू ने उसे पागल कर दिया था। उसने गुस्से में लोहे की सलाखों को पीटा और संतरी पर चिल्लाया, ओए, मेरा फोन कहाँ है? मुझे मुख्यमंत्री से बात करनी है। क्या तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? जब मैं बाहर आऊंगा तो तुम सबकी वर्दी उतरवा दूंगा। संतरी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस अपनी लाठी जमीन पर पटक कर उसे चुप रहने का इशारा किया। उधर कलेक्ट्रेट में डीएम विक्रम सिंह का कार्यालय युद्ध कक्ष में बदल चुका था। विक्रम अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसके कंधे पर पट्टी बंधी थी, लेकिन उसके हाथ नहीं रुके थे। वह एक के बाद एक फाइलों पर हस्ताक्षर कर रहा था। यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, यह ठाकुर के साम्राज्य का पूर्ण विनाश था। नगर निगम आयुक्त विक्रम ने फोन पर आदेश दिया, ठाकुर के अवैध मॉल और होटलों की सूची आपके पास है। मुझे अगले 2 घंटों में वहां बुलडोजर चाहिए। एक भी अवैध ईंट खड़ी नहीं रहनी चाहिए। और हां, मीडिया को वहां मौजूद रहने दें। जनता को देखने दें कि अन्याय की इमारतें कैसे गिरती हैं। विक्रम की कलम तलवार से भी ज्यादा तेज चल रही थी, जो ठाकुर की आर्थिक जड़ों को काट रही थी। शहर के बीचों बीच स्थित ठाकुर का आलीशान रॉयल प्लाजा मॉल, जो उसके काले धन का सबसे बड़ा प्रतीक था, अब धूल के गुब्बार में बदल रहा था। पीले रंग के बुलडोजर किसी भूखे जानवर की तरह दीवारों को गिरा रहे थे। कांच के शीशे चकनाचूर हो रहे थे और कंक्रीट के पिलर ताश के पत्तों की तरह ढह रहे थे। हजारों की भीड़ वहां जमा थी, लेकिन इस बार वे डर से नहीं बल्कि उत्साह से देख रहे थे। हर दीवार गिरने पर लोग तालियां बजा रहे थे। जो लोग कल तक ठाकुर का नाम लेने से डरते थे, आज वे अपनी छतों पर खड़े होकर इस नजारे का वीडियो बना रहे थे। यह दृश्य सिर्फ एक इमारत का गिरना नहीं था, बल्कि शहर से डर के साये का मिटना था। शाम होते होते विक्रम खुद जेल पहुंचा। जब वह गलियारे से गुजरा तो पुलिस वाले सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। उसने ठाकुर की सेल के सामने एक कुर्सी रखवाई और बैठ गया। ठाकुर ने उसे देखा और सलाखों की तरफ लपका। विक्रम, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मेरे ऊपर वाले लोग तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। ठाकुर गुर्राया। उसकी आंखों में अभी भी अहंकार था। विक्रम ने शांति से अपनी जेब से एक अखबार का पन्ना निकाला और सेल के अंदर फेंक दिया। पढ़ो इसे ठाकुर। तुम्हारे ऊपर वाले लोगों ने बयान जारी किया है कि उनका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। पार्टी ने तुम्हें निष्कासित कर दिया है। तुम अब एक अकेले चूहे हो जिसे जहाज डूबने से पहले ही फेंक दिया गया है। ठाकुर ने कांपते हाथों से अखबार उठाया। हेडलाइन थी, बाहुबली नेता दुर्जन सिंह से पार्टी ने पल्ला झाड़ा, संपत्तियां जब्त करने के आदेश। ठाकुर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सारी ताकत, सारे संपर्क, सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया था। वह जानता था कि राजनीति में उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, लेकिन डूबते सूरज को कोई नहीं पूछता। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। विक्रम, मुझे माफ कर दो। मैं देश छोड़ दूंगा। बस मुझे जाने दो, वह गिड़गिड़ाया। उसका अहंकार अब आंसुओं में बह रहा था। विक्रम खड़ा हो गया। उसकी परछाई ठाकुर पर पड़ रही थी। माफी मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है ठाकुर। वह अदालत का काम है। मेरा काम तो बस कचरा साफ करना था, जो मैंने कर दिया। विक्रम जेल से बाहर निकला तो रात हो चुकी थी। ठंडी हवा चल रही थी,
जो उसके जख्मों को ठंडक पहुंचा रही थी। वह अपनी गाड़ी में बैठा और ड्राइवर को घर चलने का इशारा किया। आज उसे जल्दी घर जाना था। आज कोई फाइल, कोई मीटिंग उसका इंतजार नहीं कर रही थी। उसका इंतजार वह कर रही थी जिसे उसने मौत के मुंह से वापस छीना था। जब गाड़ी डीएम आवास के गेट पर पहुंची तो वहां कोई सुरक्षा का तामझाम नहीं था, सिर्फ सुकून था। विक्रम गाड़ी से उतरा और अंदर गया। पूरा घर दियों की रोशनी से जगमगा रहा था, जैसे दिवाली हो। प्रिया ने अंधेरे को दूर करने के लिए हर कोने में रोशनी कर दी थी। प्रिया लिविंग रूम में सोफे पर बैठी थी। उसके हाथ में मरहम और पट्टियां थीं। विक्रम को देखते ही वह उठी और उसके पास आई। उसने विक्रम के कोट को उतारा और उसकी शर्ट के बटन खोले, जहां खून से सनी पट्टी दिखाई दे रही थी। विक्रम दर्द से सिहर उठा। बहुत दर्द हो रहा है? प्रिया ने धीरे से पूछा। उसकी आंखों में चिंता थी। विक्रम ने उसके गाल पर हाथ रखा। यह दर्द उस दर्द के सामने कुछ नहीं है जो तुमने 3 साल सहा है, उसने कहा। प्रिया की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने धीरे धीरे विक्रम के घाव को साफ किया। कमरे में खामोशी थी, लेकिन यह खामोशी अब बोझिल नहीं, बल्कि बहुत सुकून देने वाली थी। दोनों के बीच के शब्द अब निगाहों से बयां हो रहे थे। क्या अब सब ठीक हो जाएगा? विक्रम प्रिया ने पट्टी बांधते हुए पूछा। विक्रम ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उस जले हुए निशान को चूमा। हां प्रिया, शहर का कचरा साफ हो चुका है। अब हमें अपनी जिंदगी को फिर से बनाना है। लोग बातें करेंगे, लेकिन हमें उनकी परवाह नहीं करनी है। प्रिया ने विक्रम के कंधे पर सिर रख दिया। उसे महसूस हुआ कि 3 साल की भागदौड़, डर और अकेलापन आज खत्म हो गया है। वह अब किसी भगोड़ी की तरह नहीं, बल्कि इस जिले की फर्स्ट लेडी की तरह अपने घर में थी। बाहर पुलिस का सायरन अब खतरे का नहीं, बल्कि सुरक्षा का एहसास करा रहा था। अगले कुछ दिनों में शहर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अखबारों में अब ठाकुर के कारनामों की जगह विक्रम की बहादुरी और प्रशासनिक सुधारों की खबरें छप रही थीं। लोग अब अपनी शिकायतें लेकर सीधे डीएम ऑफिस आने लगे थे, क्योंकि उन्हें भरोसा हो गया था कि वहां उनकी सुनवाई होगी। विक्रम ने एक नया आदेश जारी किया। सभी सरकारी जमीनों को माफियाओं से मुक्त कराया जाए और वहां गरीबों के लिए आवास बनाए जाएं। उसने उस प्रोजेक्ट का नाम प्रिया आवास योजना रखने का प्रस्ताव भेजा। यह उसका तरीका था अपनी पत्नी को वह सम्मान दिलाने का जिसकी वह हकदार थी। प्रिया भी अब घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर महिला आश्रमों में जाने लगी थी। एक शाम विक्रम और प्रिया अपने घर की छत पर खड़े थे, शहर का नजारा देख रहे थे। नीचे सड़कों पर रोशनी की कतारें थीं। तुम्हें पता है, विक्रम ने कहा, जब मैंने तुम्हें उस ठेले पर देखा था तो मुझे लगा कि मैं हार गया, लेकिन आज लगता है कि वह पल हमारी जीत की शुरुआत थी। प्रिया ने मुस्कुराते हुए विक्रम का हाथ थाम लिया। तुमने मुझे सिर्फ बचाया नहीं विक्रम, तुमने मुझे मेरी पहचान वापस दी। अब मैं वो प्रिया नहीं हूं जो डरकर भाग गई थी। अब मैं तुम्हारे साथ इस शहर को बदलूंगी। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, जहां प्यार और सम्मान का समुद्र था। नीचे सड़क पर एक नई सुबह का इंतजार हो रहा था। ठाकुर और उसके साथी सलाखों के पीछे अपनी सजा का इंतजार कर रहे थे, जबकि शहर खुली हवा में सांस ले रहा था। विक्रम का फोन बजा। यह मुख्य सचिव का कॉल था। विक्रम ने फोन उठाया। जी सर, उसने सख्त लहजे में कहा। नहीं सर, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। यह तो बस शुरुआत है। जब तक हर अपराधी को यह समझ नहीं आ जाता कि कानून से बड़ा कोई नहीं है, मैं यहीं रहूंगा। उसने फोन काटा और प्रिया की तरफ देखा। तैयार हो अगले अध्याय के लिए? प्रिया ने सिर हिलाया। हमेशा। और उस रात रानीपुर के आसमान में चांद पहले से ज्यादा चमकदार लग रहा था। गणतंत्र दिवस की सुबह रानीपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक अलग ही रौनक थी। हजारों की भीड़ जमा थी। तिरंगे झंडे हवा में लहरा रहे थे और देशभक्ति के गीत गूंज रहे थे।
लेकिन आज लोगों का उत्साह सिर्फ परेड देखने के लिए नहीं था, बल्कि वे अपने जिले के उस नायक और उसकी पत्नी को देखने आए थे जिन्होंने अन्याय के खिलाफ एक नई क्रांति की शुरुआत की थी। मंच को फूलों से सजाया गया था और सबसे आगे की कतार में शहर के गणमान्य नागरिक बैठे थे। विक्रम सिंह अपनी पूर्ण औपचारिक पोशाक सेरेमोनियल ड्रेस में मंच पर मौजूद थे। उनके सीने पर लगे पदक सूरज की रोशनी में चमक रहे थे, लेकिन उनकी नजरें बार बार उस खाली कुर्सी की ओर जा रही थीं जो उनके ठीक बगल में रखी गई थी। आज का दिन उनके लिए सिर्फ एक सरकारी समारोह नहीं था, बल्कि एक व्यक्तिगत जीत का उत्सव भी था। तभी उद्घोषक की आवाज गूंजी, देवियों और सज्जनों, अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा नारी, शक्ति और साहस की प्रतीक हमारी डीएम साहिबा श्रीमती प्रिया सिंह को। पूरा ग्राउंड तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। प्रिया सीढ़ियों से ऊपर चढ़ी। उसने एक साधारण लेकिन गरिमामय क्रीम रंग की साड़ी पहनी थी, जिस पर तिरंगा बॉर्डर था। उसके चेहरे पर वह पुराना डर नहीं था, बल्कि एक शांत आत्मविश्वास था। उसके गाल पर मौजूद जला हुआ निशान आज भी वहां था, लेकिन उसने उसे छुपाने के लिए पल्लू नहीं गिराया था। वह निशान अब उसकी शर्मिंदगी का कारण नहीं, बल्कि उसके संघर्ष और विजय का पदक बन चुका था। विक्रम ने अपनी कुर्सी से खड़े होकर उसका स्वागत किया और उसकी आंखों में अपनी पत्नी के लिए असीम गर्व दिखाई दे रहा था। प्रिया ने माइक संभाला और भीड़ की ओर देखा। एक पल के लिए उसे वह दिन याद आ गया जब वह इसी शहर की सड़कों पर धूल और धुएं के बीच अपना चेहरा छुपाए बिरयानी बेच रही थी। तब ये ही लोग उसे हिकारत से देखते थे, लेकिन आज वही लोग उसे सम्मान की नजर से देख रहे थे। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, मैं कोई नेता नहीं हूं और न ही मुझे भाषण देना आता है। मैं बस एक औरत हूं जिसने यह सीखा है कि अगर आप सच्चाई के साथ हैं तो पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, फिर भी जीत आपकी ही होगी। उसकी आवाज में एक ऐसा दर्द और सच्चाई थी जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति के दिल को छू लिया। भीड़ में बैठी कई महिलाएं अपनी आंखों से आंसू पोंछ रही थीं। समारोह के बाद विक्रम और प्रिया ने प्रिया आवास योजना के तहत गरीब महिलाओं को उनके नए घरों की चाबियां सौंपीं। इस योजना का पहला लाभार्थी वही बूढ़ी अम्मा थी जो बाजार में प्रिया के बगल में सब्जी बेचा करती थी और जिसने मुश्किल वक्त में प्रिया का साथ दिया था। जब प्रिया ने उसे गले लगाया और चाबी सौंपी तो बूढ़ी अम्मा रो पड़ी। बेटी, तू तो रानी बनकर लौटी है, उसने कांपते हुए कहा। प्रिया ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ चूमे। रानी महल में नहीं, लोगों के दिलों में बसती है अम्मा, उसने जवाब दिया। यह दृश्य कैमरों में कैद हो गया और अगले दिन के अखबारों की हेडलाइन बनने वाला था। यह साबित हो गया था कि सत्ता का असली उपयोग सिर्फ हुक्म चलाने के लिए नहीं, बल्कि आंसू पोंछने के लिए होता है। उधर शहर की जेल में ठाकुर दुर्जन सिंह अपनी बैरक के फर्श पर बैठा अखबार के उस टुकड़े को घूर रहा था जिसमें विक्रम और प्रिया की तस्वीर छपी थी। कल ही कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और उसकी सारी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया था। उसके अपने वकील ने भी उसका केस लड़ने से मना कर दिया था। वह जानता था कि अब वह इस चारदीवारी से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। उसका अहंकार, उसकी दौलत, उसकी गुंडागर्दी, सब कुछ मिट्टी में मिल चुका था। उसने गुस्से में अखबार फाड़ दिया और दीवार पर सिर पटकने लगा। बाहर की दुनिया आगे बढ़ चुकी थी और वह इतिहास के कूड़ेदान में फेंका जा चुका एक भूला हुआ अध्याय बन गया था। शाम को डीएम आवास पर एक शांति थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। विक्रम अपनी वर्दी उतारकर अब आरामदायक कुर्ते पायजामे में था। वह बगीचे में बैठा चाय की चुस्की ले रहा था। प्रिया उसके पास आई और उसके बगल में बैठ गई। थक गए, उसने पूछा। विक्रम ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। नहीं, आज थकान नहीं हो रही। आज ऐसा लग रहा है जैसे कंधे से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उसने प्रिया का हाथ अपने हाथ में लिया। 3 साल तक मैं हर रात डर के साए में सोया कि कहीं तुम्हें खो न दूं, लेकिन आज
जब मैंने तुम्हें मंच पर बोलते हुए देखा तो मुझे लगा कि मेरा संघर्ष सफल हो गया। प्रिया ने अपना सिर विक्रम के कंधे पर रख दिया और ढलते हुए सूरज को देखने लगी। विक्रम, क्या तुम्हें लगता है कि लोग मेरा अतीत कभी भूल पाएंगे? वह बिरयानी वाली औरत, उसने धीरे से पूछा। विक्रम ने उसका चेहरा अपनी ओर घुमाया और उसकी आंखों में देखा। प्रिया, लोग तुम्हें बिरयानी वाली के रूप में नहीं, बल्कि उस औरत के रूप में याद रखेंगे जिसने अपने पति और अपने परिवार के लिए अपनी पहचान मिटा दी थी। यह शहर तुम्हारा ठणी है और मेरे लिए तुम कल भी मेरी रानी थी, आज भी हो और हमेशा रहोगी। विक्रम के शब्दों ने प्रिया के मन में बची कुची शंका को भी मिटा दिया। तभी उनका पुराना रसोइया रामू काका दौड़ता हुआ आया। साहब, मेम साहब, गेट पर कुछ लोग आए हैं। वे कह रहे हैं कि उन्हें मेम साहब से मिलना है। विक्रम और प्रिया एक दूसरे को देखकर हैरान हुए और गेट की तरफ गए। वहां बाहर सैकड़ों की संख्या में शहर की महिलाएं मोमबत्तियां लेकर खड़ी थीं। जैसे ही उन्होंने प्रिया को देखा, उन्होंने भारत माता की जय और प्रिया दीदी जिंदाबाद के नारे लगाए। यह कोई राजनीतिक रैली नहीं थी, यह एक स्वतःस्फूर्त स्पॉन्टेनियस प्रदर्शन था। उन महिलाओं ने अपनी एकजुटता दिखाने के लिए यह मार्च निकाला था। प्रिया की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार किया। रात गहराने पर विक्रम और प्रिया अपने घर की छत पर खड़े थे। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। दूर कहीं से मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही थी। विक्रम ने शहर की ओर इशारा किया। देखो प्रिया, यह वही शहर है जिसने तुम्हें ठुकरा दिया था, और आज यही शहर तुम्हारे सम्मान में जगमगा रहा है। प्रिया ने उस शहर को देखा जिसे वह अब अपना मानती थी। यह सब तुम्हारे कारण हुआ विक्रम। अगर तुम उस दिन गाड़ी से नहीं उतरते, अगर तुम मेरे लिए दुनिया से नहीं लड़ते, तो मैं आज भी उसी अंधेरे में होती। विक्रम ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। हम दोनों एक दूसरे की ताकत हैं, प्रिया, विक्रम ने कहा। अकेला मैं सिर्फ एक अधिकारी हूं, लेकिन तुम्हारे साथ मैं अजेय हूं। अब हमें इस शहर को सिर्फ अपराध मुक्त नहीं बनाना है, बल्कि इसे एक ऐसा घर बनाना है जहां किसी और प्रिया को अपना चेहरा ने छुपाना पड़े। हवा का एक झोंका आया और प्रिया के बालों को उड़ा ले गया। उसने महसूस किया कि अब उसे अपना चेहरा, अपना निशान या अपना अतीत छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। वह विक्रम सिंह की पत्नी थी और वह अपनी शर्तों पर जीने के लिए स्वतंत्र थी। कहानी का अंत एक नई शुरुआत के साथ हो रहा था। ठाकुर का अध्याय बंद हो चुका था, लेकिन न्याय की किताब अभी लिखी जानी बाकी थी। विक्रम और प्रिया ने एक दूसरे का हाथ कसकर थाम लिया और मुड़कर अपने घर के अंदर चले गए। पीछे छोड़ गए एक शांत और सुरक्षित शहर जिसकी रखवाली अब एक ऐसा जोड़ा कर रहा था जिसने आग में तपकर कुंदन बनना सीखा था। उस रात डीएम आवास के ऊपर जलने वाली लाल बत्ती सिर्फ सत्ता का प्रतीक नहीं थी, बल्कि वह एक उम्मीद की किरण थी जो अंधेरे में रास्ता भटके लोगों को राह दिखा रही थी। और इस तरह एक सड़क किनारे शुरू हुई कहानी एक महल में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में जाकर पूरी हुई।